में जल्द सरकार का गठन होगा। शपथ ग्रहण के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर सहयोगियों में बातचीत जारी है। सभी सहयोगियों को उनकी जीती हुई सीटों के अनुपात में भागीदारी मिलेगी। कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जल्द ही एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले और बताया जा रहा है कि ये रवानगी होनी है, तो हलचल जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जल्द सरकार का गठन हो जाएगा। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, सरकार गठन की अब कवायद तेज है, क्या हलचल, किस तरीके से बातचीत रणनीति? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू और बीजेपी में जो कल बातचीत हुई है, दोनों टॉप लीडरशिप में कल जो रात मुलाकात और बातचीत हुई है अमित शाह के आवास पर, उसके बाद निश्चित रूप से फॉर्मूला निकलता नजर आ रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में बिहार में सरकार गठन हो जाएगा, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो जाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद। कल जब जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी, इसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। इसके अलावा बाकी सहयोगी दल भी अलग अलग अपने विधायक दल की बैठक करेंगे, उसमें अपना नेता चुनेंगे। और उसके बाद एनडीए का एक जो विधायक दल है, एनडीए के विधायक दल की एक साझा बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री के लिए जो नेता का चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और निश्चित रूप से इन तमाम कवायद में 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। और उस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक मुहूर्त देखा जा रहा है, क्योंकि भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, लिहाजा अगले 3 से 4 दिन काफी महत्वपूर्ण है। बुधवार या बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना में हो सकता है, इस बात की पूरी उम्मीद है। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो कि दिल्ली आए थे, कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज वो पटना के लिए रवाना हो रहे हैं थोड़ी देर में। तो दिल्ली में जो मुलाकात होनी थी जेडीयू के टॉप लीडरशिप की बीजेपी के टॉप लीडरशिप से, वो मुलाकात हो चुकी है, उसमें बातचीत सब कुछ हो गई है। अब आगे तैयारी इस बात की चल रही है कि एक साझा बैठक करके एनडीए विधायक दल की बैठक में उसमें नेता का चुनाव होगा और शपथ ग्रहण समारोह की अब तैयारी की जा रही है। अमितेश, एक जो संभावित फॉर्मूला जिसकी हम चर्चा लगातार कह रहे हैं कि 6 विधायक पर 1 मंत्री, आपके पास इससे इतर या कुछ और खास जानकारी है कि फॉर्मूला क्या हो गया मंत्रिमंडल का? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है, जेडीयू बीजेपी की तरफ से भी। और उसी तरह से चिराग पासवान की पार्टी के जो विधायक चुने गए हैं, उस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 3 मंत्री पद उनके खाते में जा सकता है। और दूसरी तरफ जहां तक बात है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की और जीतन राम मांझी की पार्टी की, उनके भी कुशवाहा के 4 विधायक उनकी पार्टी के आरएलएम के जीते हुए हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी से 5 विधायक हैं। तो उस नाते दोनों को 1-1 सीटें दी जा सकती हैं, यानी दोनों की पार्टी से 1-1 व्यक्ति मंत्री बन सकता है। तो पूरे उस फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से सहयोगी दलों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और खासतौर से जेडीयू बीजेपी के अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है, एलजेपी रामविलास, तो इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है, सबको ठीक तरीके से सम्मानजनक तरीके से सामंजस्य स्थापित कर चला जाए, सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिस तरह से अपार सफलता मिली उसमें सबका योगदान है, ये कहा जा रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जेडीयू बीजेपी के, उस हिसाब से एक फॉर्मूला निकाला जा रहा है और सबको समायोजित करके एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उस तरह से हम लोग आगे बढ़ें। जी अमितेश, इस फॉर्मूले के साथ साथ क्या कोई एनडीए के घटक दल से कुछ चेहरे भी चर्चा में है, जो रेस में है, कुछ खबर मिल पा रही हो? देखिए, अभी इस बारे में मंथन चल रहा है। सबसे पहली जो बात थी कि आपस में एनडीए के घटक दलों से बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं। कल जेडीयू के दोनों बड़े नेता जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई थी अमित शाह की, जेपी नड्डा की। और उसके बाद पटना में अगर आपने देखा तो नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी उपेंद्र कुशवाहा से, संतोष सुमन से मुलाकात की थी, चिराग पासवान से मुलाकात की थी। तो आपस में बातचीत चल रही है। जो नेता हैं वो सहयोगी दलों को साधने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अभी फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से मैसेज कन्वे भी किया जा रहा है कि एक फॉर्मूला मुख्य रूप से देखा जाए तो जेडीयू बीजेपी में ही बात होनी थी, क्योंकि जेडीयू बीजेपी दोनों की सीटों की संख्या लगभग बराबर है। इस बार जेडीयू पिछली बार की तरह काफी कम नहीं है, काफी पीछे नहीं है बीजेपी के मुकाबले। लिहाजा जेडीयू बीजेपी में मुख्य रूप से फॉर्मूला तय होगा और उसके बाद
बीजेपी के ही नेता पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा से और जीतन राम मांझी की पार्टी से। तो निश्चित रूप से बीजेपी को बात करना इन तीनों घटक दलों से। आपने देखा होगा सीट शेयरिंग के भी मामले में जेडीयू ने बात नहीं की थी, और मंत्रिमंडल विस्तार की जो मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की बात है, तो उसमें कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, इस फॉर्मूले पर भी बीजेपी के ही नेता संपर्क कर रहे हैं तीनों सहयोगी दलों से, चिराग पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा से, जीतन राम मांझी से। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं रोहिणी आचार्य के एक और पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इस तरीके से परिवार में कहा जा रहा है करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई, ऐसी बातें कही जा रही है। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपे पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। एक बड़ा तंज है और एक टीस जो है वो भी इस पोस्ट में रोहिणी आचार्य का दिखाई दे रहा है। आगे वो लिखती है कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करे, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो देखिए, इस पोस्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस कदर अंदर से टूटी हुई रोहिणी आचार्य दिखाई दे रही है, और वो जिन बातों का जिक्र कर रही है वो बड़ा ही टीस जो है वो पैदा करती है कि आखिर उनके मन के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उनकी अभी मनस्थिति कैसी है कि जिस घर के लिए, जिस पिता के लिए उन्होंने अपनी किडनी तक दी और ये पूरी कोशिश में लगी रही और जो चर्चा का विषय भी बनी रही, लेकिन आज जब उनके साथ कुछ ऐसा अगर हो रहा है तो उनका जो दर्द है वो किस कदर छलक रहा है इन पोस्ट के जरिए, वो मर्माहत किस कदर है वो आप समझ सकते हैं। तो रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट बहुत कुछ कहता है, और एक बार फिर से वो हम पोस्ट भी आपको दिखाते हैं, और ये पोस्ट बहुत ही मर्माहत करने वाली है। लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आगे वो लिखती है कि सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। ऐसे कई सारे पोस्ट सामने आए हैं। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। ये पोस्ट हम आपको रोहिणी आचार्य का दिखा रहे हैं, और एक पोस्ट थोड़ी देर पहले का है, और एक जो नया पोस्ट सामने आया है वो भी और टीस पैदा करने वाला है। वो और दर्द जो है यहाँ पर रोहिणी आचार्य का छलकता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उस किडनी को गंदा कह दिया गया है, जो किडनी उन्होंने अपने भगवान रूपी पिता को बचाने के लिए दी थी, और उनको लेकर के अगर ऐसे शब्द कहे जाएं तो उन पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने कहा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। और आगे वो कहती है कि सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा हो, भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपे पिता को नहीं बचाए। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। रवि, ये जो सबसे नया पोस्ट सामने आया है ये बहुत कुछ कहता है कि उनको ये तक बोला गया कि आपने गंदी किडनी लगवा दी इस पोस्ट के जरिए, और आप क्या कहेंगे? देखिए, रोहिणी आचार्य ने कल से नाराजगी लगातार जता रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ने की बात कही और पार्टी राजनीति से संन्यास लिया, वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण घर से निकलना पड़ा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है,
वो बेहद चौंकाने वाला है। और इसमें साफ तौर पर उनके शब्दों से लगता है कि वो कितनी व्यथित है। उन्होंने जो बात तो उन्होंने कही है कि कल मुझे गालियां के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, और साथ साथ उन्होंने कह रहे हैं कि उनकी गंदी किडनी जो है वो लगवा दी है। और ये कह रही हैं कि मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। ये बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, और ये बताता है कि रोहिणी आचार्य जो है वो किस तरह दुखित है और यहाँ से परिवार से निकल करके दिल्ली पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम मसलों में आरजेडी के तरफ से अब तक कोई भी बयान या कोई भी पक्ष जो है वो नहीं रखा गया है। देखना होगा कि आरजेडी, तेजस्वी यादव या संजय यादव या लालू परिवार की तरफ से क्या कहा जाता है। जी बिल्कुल, तो ये जो लगातार पोस्ट सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ना तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा है, ना आरजेडी की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा है, क्या रोहिणी आचार्य को वैसे ही अकेले छोड़ दिया गया जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को छोड़ा गया? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवार में जिस तरह से कलह हो गई है और तेजस्वी यादव जो है उन पे सवाल खड़े कर रही है, संजय पे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लिया कोई भी नाराजगी अगर परिवार में है और ऐसे में अगर परिवार छोड़ के जा रही है तो रोका क्यों नहीं गया? क्या ऐसी स्थिति कैसी बन गई कि परिवार के तमाम लोग जो हैं वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोक नहीं कर पा रहे हैं? कोशिश इस बात की है कि देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत बड़े आरोप है, इन आरोपों पे तेजस्वी या पूरा परिवार जो है वो क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पोस्ट भी हम लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि उस पोस्ट में लिखा क्या गया है, किस तरीके से जो मन व्यथित और इस व्यथित संदेश को इस पोस्ट के जरिए उजागर किया है रोहिणी आचार्य ने, और कहा कि आप समझिए कि मैंने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी किडनी दी और उस किडनी तक को गंदा बोल दिया गया कि आपने गंदी किडनी लगवा दी। और इस तरीके से अगर घर में कुछ कहा जाता है तो वो पीड़ा साफ तौर पर इस पोस्ट के जरिए दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कई पोस्ट जो है वो रोहिणी आचार्य के सामने आए। ताज्जुब की बात यह भी है कि ना आरजेडी की तरफ से और ना ही तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद हो, इनकी तरफ से कोई अपना पक्ष रखा जा रहा है। वो देर रात का वक्त होता है और रात में ही वो घर से निकल पड़ती हैं और कहती हैं कि मैंने अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया और मैं उस घर को छोड़ करके चली आई। और एक टीस भी है कि मुझे मायके छोड़ने का दुख भी है, मुझे अनाथ बना दिया गया और जो मैंने अपने मायके वालों के लिए किया उसके लिए क्या यही अंजाम मुझे मिलना चाहिए था? इस बात का वो जिक्र इन पोस्ट के जरिए कर रही है। तो एक के बाद एक जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, उस पोस्ट में जो व्यथा है वो और रोहिणी आचार्य की बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि परिवार को समेटने के लिए तेजस्वी क्या कदम उठाते हैं, लालू प्रसाद क्या कदम उठाते हैं। और चलिए वापस हम लौटते हैं। देखिए, चूंकि बिहार में सरकार का गठन होना है और इस गठन को लेकर के मुख्यमंत्री आवास की भी हलचल बढ़ी हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जेडीयू नेता उत्साहित हैं। जेडीयू नेता मदन सहनी ने एनडीए की शानदार जीत के बाद सीएम नीतीश को बधाई देने उनके आवास पहुंचे। साथ ही सीएम पद पर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। रिजल्ट तो अप्रत्याशित नहीं हम लोग कहते हैं, इसलिए कि हम लोग ये पहले से स्लोगन भी था ना कि 2025 फिर से नीतीश और 225, तो वो आंकड़ा तो लगभग हम लोग छू ही लिए हैं। और जो 2010 का भी हम लोग इतिहास दोहराने का हम लोग बोल रहे थे वो उसके भी करीब चले गए। तो ये तो जीत पर हम लोग को आशीर्वाद पहले भी देते रहे हैं, आज भी दिए हैं आशीर्वाद, और अच्छे से काम करने का उन्होंने कहा है कि हम लोग और अच्छा से काम करेंगे। तो वहीं सीएम नीतीश से मिलने के बाद जेडीयू विधायक मनजीत सिंह भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने भी 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बताया। जिस तरह से बिहार की जनता ने मैंडेट दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, जिस तरह से एनडीए को समर्थन मिला है, इस बात का प्रतीक है
कि मुख्यमंत्री जी ने किस तरह बिहार का विकास किया, किस तरह से बिहार की तरक्की उन्होंने किया है, तो यह बिहार की जनता ने इसी आधार पर प्रचंड बहुमत दिया है और 2025 से 2030 फिर से नीतीश कुमार। राजधानी रांची में आज